हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम भाई एस यूट्यूब चैनल। आप सभी का 28 फरवरी 2026 के न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में बहुत 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 स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हमारे मोटिवेशनल कोट से शुरू करते हैं। दैट इज सक्सेस। जो आपको टॉप पे दिखती है कि कोई भी व्यक्ति जो सक्सेसफुल होता है, जो सक्सेसफुल है, उसके पीछे किन किन चीजों का त्याग उसके है। हार्ड वर्क, परसिस्टेंट, लेट नाइट्स, रिजेक्शन, सेक्रीफाइसेस, डिसिप्लिन, क्रिटिसिज्म, डाउट्स, फेलियर, रिस्क, इन सब को जब आप ऑफिशियली ओवरकम कर लेते हैं तब जाके एक दिन आपको सफलता मिलती है। बच्चों, यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी आप सभी को ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती होगी और आप ये फेस शायद कर भी रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो कीप गोइंग, कीप मूविंग ऑन। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एंड इट इज गारंटीड दैट वन डे यू विल हैव सक्सेस विथ यू। इसी कोट के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज जो हम लोगों को कवर करनी है, चार न्यूज हैं जो हमें कवर करनी है। सबसे पहले, फॉरेस्ट राइट सेल्स को अपग्रेड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल द्वारा। मेघालय में एक नई डिजीज इन्फेक्शन हमें सामने आई है जिसका नाम है मेनिनगोकोकल डिजीज जो है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। देन LCH प्रचंड, अगेन इट इज इन द न्यूज। देन INS अंजदीप जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, ASW शिप है, इसे हाल ही में इंडक्ट किया गया है नेवी में। तो INS अंजदीप के बारे में हमें पढ़ना है। और दो एडिटोरियल्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहला, विकसित केरला, जो शशि थरूर जी ने लिखा है, जो केरला के ही MP हैं। लेकिन बहुत अच्छा आर्टिकल है बच्चों, क्योंकि ये केवल केरला तक के लिए ही सीमित नहीं है। स्मॉल कोस्टल स्टेट्स को कैसे डेवलप किया जाए, है ना, स्मॉल कोस्टल स्टेट डेवलपमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा ये आर्टिकल है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और दूसरा आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो है इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, कैसे काम करता है, क्या उसकी रेलेवेंस आज भी है कि नहीं है। ट्रम्प जो भूरे बाल वाले फूफा जी हैं, उनकी वजह से इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो चलिए एक एक करके न्यूज और एडिटोरियल सब कवर करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट टू रिवैम्प द फॉरेस्ट राइट सेल्स फ्रॉम वन स्टॉप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट्स। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, हमने जो एक एक्ट बनाया था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसमें हमने एक सेल बनाया था जिसका नाम था फॉरेस्ट राइट सेल। अब उसे क्या बनाया जा रहा है, वन स्टॉप कोऑर्डिनेटिंग यूनिट बनाया जा रहा है, ताकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। क्या क्या चीजें हैं, FRA क्या है ना, कौन सी स्कीम के तहत, DAJGUA स्कीम क्या है, इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे क्लास में। देखो बच्चों, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो इस क्लास की जो ऑफिशियल PDF है वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है उस पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जो जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप केवल इस क्लास को एंजॉय कीजिए। आपको किसी भी तरह की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस PDF को हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। सारी PDF आपको फ्री में अवेलेबल होगी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA इज ट्रांजिशनिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क फ्रॉम डेडिकेटेड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सेल्स टू कॉम्प्रहेंसिव वन स्टॉप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स PMU ऑफ द एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। तो जो FRA सेल्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट सेल्स हैं, उसे वन स्टॉप प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। ओरिजिनली फंडेड अंडर DAJGUA, है ना, धरती आबा जनजाति पूरा प्रोग्राम है ये। इसको मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा। टू प्रोवाइड ह्यूमन रिसोर्स फॉर एक्सपीडिएटिंग FRA 2026 क्लेम्स एंड डिजिटाइजिंग रिकॉर्ड्स, these localized cells are being restructured to consolidate policy coordination। तो जितना भी डिजिटाइजेशन है या सरकार के जो बेनिफिट्स हैं, इन सब को अब कौन प्रोवाइड करेगा, अब सरकार इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स PMU के तहत जो है ये डिजिटल रिकॉर्ड्स या जो भी क्लेम्स हैं, ये सारी चीजें अब ये प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स करेगी।
राइट, ये क्यों किया जा रहा है? वाइल इंटेंडेड टू रिड्यूस कॉस्ट एंड स्ट्रीमलाइन इम्प्लीमेंटेशन, द एब्रप्ट ट्रांजिशन हैज कॉज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन टू स्टेट्स लाइक उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा कंफ्यूजन इसको लेके चल रहा है, जिसको सरकार कह रही है कि हम दूर करेंगे। ठीक है, क्या इसमें सरकार का आर्ग्यूमेंट क्या है कि व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज इंक्रीजिंग कॉस्ट? देखिए, maintaining cells exclusively for FRA implementation was reportedly escalating operational cost and creating communication bottlenecks between center and the state, है ना? या सरकार कहती है कि भाई केवल एफआरए के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेल चलाना ये बहुत ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट को बढ़ा रहा था और सेंटर और स्टेट के बीच कंफ्यूजन भी पैदा कर रहा था। तो भाई एफआरए एक्ट तो साथ ही साथ चलता रहेगा, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे जो अपडेटेड पॉलिसी है, इट डिक्टेट्स ईच स्टेट एंड यूटी will establish a PMU comprising 4 key officials dedicated to FRA support, है ना? FRA support, livelihood support, IT and MIS expertise, आईटी एंड एमआईएस एक्सपर्टीज एंड टीम लीडर, है ना? एक टीम लीडर। तो चार जने जो हैं, चार ऑफिशियल्स इसके अंदर काम करेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के अंदर, जो एफआरए के लिए सपोर्ट देगा, लाइवलीहुड के लिए सपोर्ट देगा, आईटी और एमआईएस जो है उसके लिए एक्सपर्टीज होना चाहिए और टीम लीडर होना चाहिए, जो साथ में मिलके पूरे ओवरऑल उस ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट करे। देन दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड, क्योंकि केवल एफआरए का इंप्लीमेंटेशन अब थोड़ा सा कंसेप्ट ऑब्सोलीट होता जा रहा है। At the district administration level, the architecture will feature 2 experts dedicated to FRA support and 1 MIS expert for broader coordination. तो district administration level पे एक आदमी होगा जो, या 2 experts होंगे जो एक FRA सपोर्ट के लिए काम करेगा और एक MIS एक्सपर्ट के लिए काम करेगा, राइट? Consolidating separate policy cells into single unified unit aims to simplify and accelerate the implementation of various tribal welfare policies concurrently। अभी हो क्या रहा था कि आपने एफआरए सेल बनाया जिसका काम ही क्या था? एफआरए का इम्प्लीमेंटेशन देखना। अब पूरे साल कोई एफआरए का थोड़ी ना प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसको सैलरी तो देनी देनी है बच्चों। अब उसे सैलरी देनी है, उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट है, उसे बिठा के भी रखना है, तो कब तक काम करेंगे? तो सरकार ने क्या किया कि अब जो है पूरे एफआरए सेल को अब पीएमयू सेल में कन्वर्ट किया, जिसमें 4 जने होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि ये 4 जने अब इन 4 चीजों के ऊपर वहां पे काम करेंगे, ताकि एफआरए इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ, फॉरेस्ट राइट एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ वहां पे और भी जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं ट्राइबल से संबंधित, वो सारी योजनाएं भी उन्हें मिल सके। ठीक है, अब एक एक करके एफआरए एक्ट को भी समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, एफआरए एक्ट जो आया था ये 2006 में, एफआरए एक्ट जो आया था ये 2006 में एक्ट आया था। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम, वैसे यूपीएससी कभी पूछती तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि एफआरए एक्ट हर जगह पड़ता है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, है ना? तो जो ट्राइबल ट्राइबल लोग हैं उनके फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो इसका ऑफिशियल नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट and other traditional, sorry, and other traditional forest and other traditional forest dwellers, forest dwellers recognition of forest rights, of forest rights act 2006। ये पूरा इसका ऑफिशियल नेम जो था, ये इसका ऑफिशियल नेम ये था भाई बच्चों। आपको ये पता होना चाहिए कि दिस वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, ताकि कभी भी आपसे अगर पूछ भी ले तो भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यार ये एक्ट तो कभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, इट वाज अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन। ठीक है, जिसने जो हमारे जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और दूसरे फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके फॉरेस्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। और बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इसमें डिटेक्ट किया था। जैसे टाइप्स ऑफ राइट्स की अगर बात करें तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, आपको भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, है ना? तो टाइप्स ऑफ राइट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से
टाइप्स ऑफ राइट्स हैं। तो सबसे पहला राइट्स यहाँ पे मिला है हमें इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल इंडिविजुअल राइट्स यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके क्या-क्या राइट्स हैं, उनकी ओनरशिप क्या है उस लैंड को लेके। तो ओनरशिप एंड एक्सेस टू फॉरेन लैंड राइट, ये है इंडिविजुअल राइट। ठीक है, फिर सेकंड है आप लोगों का कम्युनिटी राइट, कि एज अ होल कम्युनिटी उनके क्या-क्या अधिकार हैं। तो कम्युनिटी राइट्स जैसे है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है ना, एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एमएफपी जो है, एमएफपी यूज कितना कर सकते हैं नहीं कर सकते, जैसे बैम्बू, हनी, रबर, है ना, ये सारी चीजें कितना यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, है ना। फिर इसी कम्युनिटी राइट्स में आता है ग्रेजिंग राइट्स, कि कहाँ कहाँ तक हम चराने के लिए लोगों को जो हमारे भेड़ बकरी हैं उनको ले जा सकते हैं। तो ग्रेजिंग राइट्स कहाँ कहाँ पे है, एमएफपी यूज राइट्स कहाँ से हैं, है ना। फिर मैनेजमेंट कहाँ तक का जो है, शेड्यूल्ड ट्राइब का मैनेजमेंट जो है वो कहाँ तक रहेगा, ये सारी चीजें जो हैं ये कम्युनिटी राइट्स में आती है। और फिर आता है तीसरा, आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, है ना, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, है ना। तो यहाँ पे जैसे राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड मैनेज फॉरेस्ट सस्टेनेबली, ये तीन राइट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, और यही तीनों चीजें जो हैं आगे चलकर फिर, है ना, इसमें ग्राम सभा का रोल, ओनरशिप ऑफ लैंड, ये सारी चीज जो है, मतलब इसमें एफआरए एक्ट के तहत जो है ना, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि अगर इसके फीचर की बात करूं, तो इसमें अगर फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहला फीचर ही यही है कि 4 हेक्टेयर, अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब वहां पे रह रही है जिसका रिकॉर्ड है कि 4 हेक्टेयर्स पर फैमिली, 4 हेक्टेयर्स पर फैमिली फॉर कल्टीवेशन, फॉर कल्टीवेशन is given to the is given to that tribal family, is given to that tribal family। तो वहाँ जो ट्राइबल फैमिली रह रही है तो ये वहीं रहेगी। फिर इसका जो है एविक्शन, इट प्रिवेंट्स इट प्रिवेंट्स द एविक्शन, ध्यान रखना बच्चों, 4 हेक्टेयर वाला ध्यान रखना, यूपीएससी 4 का 10 करना जानता है ना। तो इट प्रिवेंट्स द एविक्शन, एविक्शन मतलब बाहर निकालना, इट प्रिवेंट्स द एविक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अगर आप वहां पे रह रहे हैं, है ना, तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को बाहर निकालने के बिल्कुल सख्त मनाही है। ठीक है, रोल ऑफ ग्राम सभा को, एनहेंस्ड रोल ऑफ ग्राम सभा, एनहेंस्ड रोल ऑफ ग्राम सभा, एनहेंस्ड रोल ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा का यहाँ पे एनहेंस्ड रोल माना जाएगा। ठीक है, कि भाई ग्राम सभा को ही एम्पावर दिया गया है कि भाई इंडिविजुअल और कम्युनिटी के राइट्स क्या होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब के राइट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट तो है ही ऑफ कोर्स, फॉरेस्ट का जो भारत का एक पर्टिकुलर की फैक्टर रहा ही है हर चीज के अंदर। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं DAJGUA राइट। तो ये जो टर्म है धरती आबा, इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूं बच्चों, अगर इफ इन केस कोई भी कंफ्यूजन हो तो। धरती आबा जन भागीदारी, धरती आबा जन भागीदारी, अब जन भागीदारी अभियान, जन भागीदारी अभियान। ठीक है, तो ये जो धरती आबा शब्द है बच्चों, ये धरती आबा शब्द किससे लिया गया है, इंस्पायर्ड फ्रॉम, इंस्पायर्ड फ्रॉम बिरसा मुंडा, है ना। बिरसा मुंडा जी ने जो मुंडा अपराइजिंग की थी, उसमें उन्होंने जो है यही चीज जो है ये, उन्होंने धरती आबा नाम दिया था। तो भगवान बिरसा मुंडा से ये टर्म लिया गया है, ध्यान रखना। इट इज द लार्जेस्ट एवर, इट इज द लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन,
ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। और क्यों कह रहे हैं हम इसे लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन? बिकॉज इट कवर्स, ध्यान रखना, इट कवर्स इट कवर्स 1 लाख ट्राइबल विलेजेस, 1 लाख ट्राइबल विलेजेस, इट 1 लाख ट्राइबल विलेजेस। कितने? 1 लाख ट्राइबल विलेजेस। और ये 1 लाख ट्राइबल विलेजेस कहाँ कहाँ में फैले हुए होंगे? 31 स्टेट्स एंड यूटीज, यानी किसी को भी नहीं छोड़ा गया है, किसी भी स्टेट को फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन में नहीं है, सबको एक साथ किया जा रहा है। तो 31 स्टेट्स एंड यूटीज, एंड इट इंक्लूड्स 207 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो ट्राइबल ग्रुप्स में भी जो बहुत ज्यादा वनरेबल हैं, एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब हैं, तो 207 पीवीटीजी डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसमें, पीवीटीजी डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसमें ऐड किया गया है, ताकि कोई भी पीवीटीजी भी नहीं इसमें खत्म हो, या कोई भी पीवीटीजी डिस्ट्रिक्ट्स को भी इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आ पाए, है ना। इनके और ये क्यों लार्जेस्ट एवर है? क्योंकि इसमें 5 पिलर्स, 5 पिलर्स इसमें दिए गए हैं कि आपको ये चीज करनी ही है ट्राइबल वेलफेयर के लिए। क्या क्या 5 पिलर्स हैं? सबसे पहला जन भागीदारी, जैसा कि नाम है, जन भागीदारी, जन भागीदारी। देन सेचुरेशन, जन भागीदारी, सेचुरेशन, कल्चरल इंक्लूजन, कल्चरल इंक्लूजन, देन कन्वर्जेंस, एंड लास्ट इज लास्ट माइल डिलीवरी, यानी कोई भी ट्राइबल स्टेट पीछे न रहे। इसीलिए जो है 31 स्टेट्स और यूटीज को इसमें ऐड किया गया। तो लास्ट माइल डिलीवरी, ठीक है, लास्ट माइल डिलीवरी इसके अंदर हो, ये इसके अंदर बात की गई है, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन जो 2025 में ही लॉन्च किया गया था, बिटवीन 2015 लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना। 2021 में, मिड 2025 में लॉन्च किया गया था, है ना। और आपको ये चीज और बता दूं, 2021 में 15 नवंबर को, है ना, 15 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज, आपको पता होना चाहिए, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस जो है, इसको शुरू किया गया था, ठीक है। और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तब से लेकर अभी तक जो है जनजातीय गौरव दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये पूरा प्रोग्राम के बारे में है, आप लोगों को आई होप हेल्प हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, जो है मेघालय के, है ना, मेनिंगो कोकल डिजीज के ऊपर, है ना। हाल ही में आप लोगों ने, जैसा आप न्यूज में देख पा रहे हैं, कि हाल ही में 30 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं आसाम रेजिमेंट के, उन्हें मेडिकल हॉस्पिटल शिलोंग में जो है वो 30 ट्रेनी जो है वो मर गए हैं आसाम रीजनल सेंटर के, इन द मिलिट्री हॉस्पिटल शिलोंग अ वीक अगो, है ना। और उसका कारण जो बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है मेनिंगो कोकल डिजीज, है ना। ये इसके बारे में बताया जा रहा है कि शायद मेनिंगो कोकल डिजीज जो है वो इन्फेक्शन हुआ होगा। तो मैंगिंगो लोकल जो है ये क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई व्हाट इज दिस डिजीज, और क्या ये फैलने वाली डिजीज है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, पब्लिक हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, मेनिंगो कोकल डिजीज जो है ना, रेयर इट इज अ रेयर बट infectious it is a rare but infectious disease, रेयर बट इन्फेक्शियस डिजीज, है ना। एंड ये कैसे होती है? अगर ये इन्फेक्शन आपको लगता है, तो इट कॉजेज द मेम्ब्रेन
It causes the membrane that cover the and spinal cord, brain and spinal cord to be to become inflamed, यानी सूज जाती है। टू बिकम इन्फ्लेम्ड, है ना? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे ये अफेक्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है उसको ये क्या कर देती है, इन्फ्लेम्ड कर देती है। इस चीज का ध्यान रखना है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ मेनिंगो कोकल डिजीज, है ना? इसके टू टाइप्स होते हैं और आपने शायद एक आध का तो नाम आपने सुना होगा। ये टू टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहला तो है मेनिनगाइटिस, MENIN, मेनिनगाइटिस, और दूसरा है सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया। ठीक है, SEP, हाँ, या सेप्टिसीमिया एंड मेनिनगाइटिस, ये दो तरह के होते हैं। एंड दे जो बोथ ऑफ दीज इन्फेक्शंस जो हैं, है ना, दे कैन बी वेरी सीरियस, कैन बी वेरी सीरियस कैन बी वेरी सीरियस एंड डेडली। जैसा कि हमने पढ़ा है, मेघालय में 30 जनों की इसको लेके डेथ हुई है। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है, राइट? दिस डिजीज दिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय दिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय दिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। दिस इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। क्या नाम है बैक्टीरिया का, ये भी आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया क्यों, पहली बात तो क्योंकि यूपीएससी आपसे बैक्टीरिया, फंगस, बैक्टीरिया, इन चीजों में आपसे खेलती रहती है। तो बैक्टीरिया की वजह से होता है और बैक्टीरिया का नाम है NEISSERIA, नेसीरिया मेनिंगटाइडिस। MENINGITIDES, है ना? तो नेसीरिया मेनिंगटाइडिस की वजह से ये जो है ये बैक्टीरिया शरीर में फैलता है। ठीक है। एंड जो क्या कहा जाता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये कैसे इन्वेड करता है, इट इन्वेड्स द बॉडी थ्रू नोज। ठीक है, बैक्टीरिया है तो इट इन्फेक्ट्स द बॉडी। 1 आउट ऑफ 10 जो है वो कहते हैं कि नोज के थ्रू जाता है और इसकी वजह से, है ना, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ये भी आप समझ लीजिए। इसका ट्रांसमिशन, हाउ ट्रांसमिशन हैपन, ये भी आप समझ लीजिए। सो ट्रांसमिशन हैपन थ्रू शेयरिंग, शेयरिंग रेस्पिरेटरी, शेयरिंग रेस्पिरेटरी, शेयरिंग रेस्पिरेटरी एंड थ्रोट, है ना, सिक्रीशंस जैसे सलाइवा, है ना, या स्पिट। अगर आप किसी के सलाइवा या स्पिट को आप छू लेते हैं और आपको पता नहीं होता है ना, या शेयरिंग द रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस अगर शेयरिंग हो जाते हैं, जैसे किसी ने छींक दिया, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये जो है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सिम्टम्स भी वही हैं, फीवर, हेडेक, स्टिफ नेक, है ना, नॉजिएटेड फील होता है। तो ये चीज है। ठीक है। क्या इसका इलाज है, क्या इसका ट्रीटमेंट संभव है? जी हाँ, इसका ट्रीटमेंट संभव है ना। इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट ही है। सो एंटीबायोटिक्स आपको दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स इज गिवन, एंटीबायोटिक्स इज एंटीबायोटिक्स इज गिवन टू यू, है ना। और जो है ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, डैमेज और डेड स्किन को ट्रीट करने के लिए जो सर्जरीज होती है वो की जाती है। तो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है अगर आप सही समय पर इसे पकड़ ले तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड न्यूज के ऊपर। हाल ही में हमारे भारत की प्रथम नागरिक
है ना, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू मैम हैं, उन्होंने LCH, है ना, यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की सवारी की थी, है ना। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड एयर चीफ मार्शल AP सिंह बिफोर द सॉर्टी इन प्रचंड इन द जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन ऑन फ्राइडे, है ना। सॉर्टी मतलब एक राउंड लेके आए थे, जैसे कार में गेड़ी मारने जाते हैं वैसे जो है साथ में गए थे, और जो है LCH प्रचंड में गए थे। क्या है LCH प्रचंड, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, मैं थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो आपको बहुत प्राउड फील होगा शायद, क्योंकि पुरानी न्यूज़ है बच्चों, तो जनरली न्यूज़ में नहीं आती है। तो एक एक करके LCH प्रचंड के बारे में देखते हैं। देखिए, ये है LCH प्रचंड जो आपको आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। LCH प्रचंड जो है, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि LCH प्रचंड जो है, इट इज दी LCH प्रचंड इज इंडिजीनियसली यानी स्वदेशी निर्मित है ना। तो इंडिजीनियसली इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये स्वदेशी निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है बच्चों, जो भारत में बना है ना। और इसका नाम रखा गया है इंडिजिनियसली डेवलप्ड LCH, जिसका नाम रखा गया है प्रचंड, है ना। किसने बनाया है, आपको पता होगा कि इसको जो बनाया है वो किसने बनाया है, HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है ना। डेवलप्ड बाय HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। अब सबसे खास बात इसकी बताऊं, है ना, LCH प्रचंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स में जब ये फैक्ट आएगा ना, तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, इंडिया के पास ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। तो LCH प्रचंड जो है ना बच्चों, इट इज दी ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, attack helicopter in the world which can which can land and take off। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, which can land and take off at an altitude of यानी height of at an altitude of 5000 meters। यस, यू हर्ड मी राइट, 5000 मीटर्स यानी लगभग 16,000 फीट। अगेन मैं वापस यहां पे लिख रहा हूं, द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड, वापस कह रहा हूं, ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड जो इतनी ऊंचाई पर क्या कर सकता है, लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर सकता है। ये LCH प्रचंड की ताकत है। दुनिया में और कोई हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। और ये इतना खतरनाक लैपटॉप, ये इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर है कि दुनिया का कोई हेलीकॉप्टर इसके बराबर नहीं है। और यही हमें सबसे ज्यादा, और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, अटैक एयरक्राफ्ट है, कि कल को दुश्मन पे हमला भी कर सकता है। इसकी नीड हमें 1999 के कारगिल युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। जो LCH प्रचंड है, इस LCH प्रचंड के बारे में दो तीन चीजें और देख लेते हैं, है ना। इट यूजेस द रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, है ना, रेडार एब्जॉर्बिंग रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल, सो दैट ये रेडार्स पे ज्यादा नहीं आ सके, ठीक है। इट इज डिजाइंड एज इट इज डिजाइंड एज क्रैश प्रूफ, है ना, ये क्रैश नहीं हो सकता। इट इज डिजाइंड एज क्रैश प्रूफ एज वेल एज केपेबल ऑफ हैंडलिंग केपेबल ऑफ हैंडलिंग केपेबल ऑफ हैंडलिंग, है ना, NBC यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल अटैक, NBC अटैक।
अगर एनबीसी अटैक हो भी जाता है तो इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि प्रेशराइज्ड कैबिन्स होते हैं, तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। एलसीएच प्रचंड के अंदर जो बैठा होगा वो बहुत सेफ एंड सिक्योर्ड रहेगा, ठीक है। एलसीएच प्रचंड के अंदर टू इंजन्स आर यूज्ड, टू इंजन्स आर यूज्ड, है ना। ये दो इंजन्स कौन से हैं भाई, ये भी आपको पता होने चाहिए। दो इंजन्स के नाम, इन दो टू इंजन्स हैव आर यूज्ड, है ना, जिनको शक्ति इंजन्स बोला गया है। शक्ति इंजन्स बोला गया है, शक्ति इंजन्स बोला गया है। और जो है शक्ति इंजन्स दे आर ऑफ फ्रेंच ओरिजिन, लेकिन इसको एच ने यहाँ पे क्या किया है ना, ऑफ फ्रेंच ओरिजिन है, बट हाल ने इसको यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है। ध्यान रखना। इससे पहले हम लोग जो हैं, है ना, हम लोग पहले भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यूज करते थे जिसका नाम था चेतक और चीता। वो भी मेड इन इंडिया था, लेकिन वो फ्रांस का ही ओरिजिन था और हम उनसे लेते थे। लेकिन अभी हाल ही में हमें लगा कि हमें इंडिजीनियस जो है एयरक्राफ्ट, सॉरी, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी हमें चाहिए। तो इसलिए हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हैं ये लेके आए हैं। इसका यूज हम लोग केवल ऑपरेशनल वैल्यू में तो कर ही सकते हैं, लेकिन काउंटर इंसर्जेंसी, सर्च एंड रेस्क्यू, एंटी टैंक, काउंटर सरफेस ऑपरेशंस, कई सारी जगहों पर इसका यूज हो सकता है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके बाद हम लोग, ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन एयरफोर्स एलसीएस प्रचंड पे ही टिकी हुई है। हम लोग रशियन ओरिजिन MI-17, MI-17-4, MI-17V5, है ना, ये सब भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन भारत में स्वदेशी निर्मित अगर पहला अगर कोई एलसीएच है तो वो प्रचंड है, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो इसका ये है कि दुनिया का अकेला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5,000 या 16,000 फीट की ऊंचाई पर क्या कर सकता है, ऊपर नीचे आ जा सकता है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं चौथी न्यूज के ऊपर, है ना। नेवी बूस्ट एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी विथ आईएनएस अंजदीप, है ना। हाल ही में जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने क्या किया है, इंडियन नेवी ने अपनी चौथी एंटी सबमरीन शिप आईएनएस, है ना, अंजदीप, है ना, यहाँ पे लिख रखा होगा, फोर्थ इंडिजिनियसली डेवलप्ड आईएनएस अंजदीप को जो है क्या किया है, कमीशन कर दिया है। सो फर्स्ट थ्री कौन सी हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कौन से हैं इसको डिस्कस करेंगे। और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं इसको भी यहाँ पे देखेंगे। पीछे इमेज में आप देख पा रहे होंगे कितनी शानदार लग रही है। 77 मीटर ये लॉन्ग शिप है बच्चों। एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी, तो जैसा कि नाम है एंटी सबमरीन है, तो सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने का ये ताकत रखती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आईएनएस अंजदीप के बारे में। देखें तो इंडियन नेवी हैज bolstered its coastal defense infrastructure by commissioning INS Anjadeep, which is the fourth indigenously designed and constructed anti-submarine warfare shallow watercraft ASWSWC. It is built by Garden Research Shipbuilder and Engineers GSRC, है ना, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने इसे बनाया था। दिस वेसल अंडरस्कोर्स इंडियाज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज इन द लिटोरल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एनवायरमेंट एंड मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द शिफ्ट टॉवर्ड्स कंप्लीट डिफेंस आत्मनिर्भरता। बहुत बड़ी बात है कि 80% शिप जो बनाई गई है ये पूरी की पूरी भारत में बनी है। पहली तीन कौन सी है इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली तीन है बच्चों आईएनएस अर्नाल, दूसरी है आईएनएस अंद्रोत, और तीसरी है आईएनएस माहे, और चौथी है आईएनएस अंजदीप। ध्यान रखना बच्चों, आईएनएस अर्नाल को P68, आईएनएस अंद्रोत को P69 और आईएनएस माहे को P80 भी कहा गया है। तो आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉमन बिटवीन P68, 69 एंड 80 इन द डिफेंस सेक्टर। तो ये तीनों ही क्या हैं, दे आर द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप, ऑल थ्री। ये ऑल थ्री जो है दे आर दी एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है शिप्स हैं, और एंटी सबमरीन वॉरफेयर हैं, सबमरीन के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए बात की गई है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और माहे क्लास या आपके जो है अर्नाल अर्नाल
क्लास की शिप्स ये बनाई गई है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये शिप जो है अंजदीप जो है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। अंजदीप जो है ये एक हिस्टोरिक आइलैंड है, कर्नाटका के करवार के एक कोस्ट के पास में लोकेट की गई एक आइलैंड है, उसका नाम है अंजदीप। तो उसके नाम पे ये बनाया गया है आईएनएस अंजदीप। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप जो है अंजदीप के नाम पे दिया गया है। तो दे ऑल आर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। क्या क्या इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज है? इट इज द 77 मीटर लॉन्ग शिप, है ना, स्पेसिफिकली इंजीनियर्ड टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज एनिमी सबमरीन्स इन द कोस्टल वाटर्स। बहुत बड़ी बात है, एनिमी सबमरीन्स को कोस्टल वाटर में डिटेक्ट, ट्रैक एंड न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एट कट्टुपल्ली शिपयार्ड बाय कोलकाता बेस्ड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GSRC to address the complex challenges of littoral combat environment. The platform boasts on an advanced indigenous weapons and sensor package, including modern shallow water sonars, lightweight torpedoes, anti-submarine rockets, and state-of-art combat management system. Right beyond anti-submarine warfare, INS Anjadeep is fully equipped to execute coastal surveillance, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस, क्रिटिकल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपके आईएनएस अंजदीप के बारे में सारी डिटेल। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, दैट इज केरला's पैराडॉक्स कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन, है ना। शशि थरूर जी ने ये एडिटोरियल लिखा है और इसके अंदर वे बताते हैं कि केरला जैसा कोस्टल स्टेट जो है वो कितना इमेंस पोटेंशियल रखता है हमारे डेवलपमेंट को लेकर, कितना इमेंस पोटेंशियल रखता है, इसको ये चीज समझाते हैं। और मैं एक एक करके आपको समझाता भी हूं कि कैसे। देखिए, केरला पैराडॉक्स कैन स्पार्क इट्स ग्लोबल विजन। देखिए, ऑथर कहते हैं केरला possesses a unique developmental paradox, है ना। इट बोस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल इंडिकेटर्स, that is health, literacy, but faces third world infrastructure pressures like high population density and immense ecological fragility because of the Western Ghats, बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी को भी ये फेस करता है, थर्ड वर्ल्ड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर भी फेस करता है, लेकिन कई फर्स्ट वर्ल्ड जैसे सोशल इंडिकेटर्स जैसे हेल्थ, लिटरेसी, 100% लिटरेसी केरला के अंदर मौजूद है, पॉवर्टी बहुत कम है। तो इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी को भी अगर देखें तो ये दोनों चीजें पैराडॉक्स केरला फेस करता है। बिकॉज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, द कन्वेंशनल मेनलैंड मॉडल is unviable here. The state most urgently transition its heavy reliance on remittance economy into a futuristic innovation and weightless economy, है ना। ऑथर कहते हैं कि भाई यहाँ पे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, अगेन बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, बिकॉज इट इज अ वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, वेरी इकोलॉजिकली हॉटस्पॉट, या हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट है, हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट केरला के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे ना जो ये चीज नहीं हो सकती, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कन्वेंशनल मेनलैंड मॉडल जैसा है कि भाई सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बना दी या ये कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट को जो है वो रेमिटेंस इकोनॉमी के ऊपर निर्भर था कि भाई जो है आप जैसे देख पाएंगे कि रेमिटेंस मॉडल पे निर्भर थे कि भाई जो है कई लोग बाहर जो काम करने जाते हैं, केरला के जो लोग काम करने जाते हैं बाहर, वो पैसे भेजते हैं केरला के अंदर। लेकिन अब ऑथर कह रहे हैं कि हमें जो है इसकी वजह से हमें इनोवेशन और वेटलेस इकोनॉमी के तरफ हमें बढ़ने की जरूरत है, अर्जेंट ट्रांजिशन जो है ये करने की जरूरत है, इनोवेशन एंड वेटलेस इकोनॉमी की जरूरत है ना। दिस ट्रांजिशन रिक्वायर्स लुकिंग बियॉन्ड डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स एंड अडॉप्टिंग मॉडल्स फ्रॉम स्मॉल हाईली डेवलप्ड ग्लोबल इकोनॉमीज लाइक कोस्टा रिका, आइसलैंड एंड नीदरलैंड, है ना। ये भी एक कोस्टल छोटी छोटी कंट्रीज हैं, कोस्टा रिका, आइसलैंड, नीदरलैंड, ये भी एक छोटी छोटी कंट्रीज है। तो हमें इनसे सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि केरला भी एक है। देखो बच्चों, ये एडिटोरियल जो है ये भले केरला के ऊपर है, लेकिन ये जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनके लिए केस स्टडी भी हो सकती है, जैसे गोवा, है ना, पौंडीचेरी,
अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, केरला, ऑफ कोर्स ये है ही। तो जितने भी छोटे छोटे कोस्टल रीजन्स हैं वो कैसे सुधर सकते हैं या वहां पे कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, ये एडिटोरियल उनके लिए भी है। और मैं मेंस का क्वेश्चन आगे दूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऑथर कहते हैं सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में दैट वी शुड स्विच फ्रॉम रेमिटेंस टू इनोवेशन। हम केवल रेमिटेंस मतलब बाहर जो मलयाली लोग काम कर रहे हैं वो भारत में पैसा भेज रहे हैं, वो उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो हम केवल रेमिटेंस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, हमें इनोवेशन की तरफ करना पड़ेगा। जैसे ऑथर कहते हैं कि भाई वी आर फेसिंग अ डेमोग्राफिक पैराडॉक्स। जैसे केरला मस्ट शिफ्ट फ्रॉम बीइंग द वर्ल्ड्स नर्सिंग कैपिटल टू इट्स हीलिंग गार्डन। हमें जो है दुनिया के लिए हीलिंग गार्डन बनना है। एज इंडियाज फास्टेस्ट एजिंग सोसाइटी, केरला कैन पिवट दिस डेमोग्राफिक चैलेंज इनटू द इकोनॉमिक इंजन बाय डेवलपिंग रिटायरमेंट विलेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय डेवलपिंग रिटायरमेंट विलेजेस एंड वर्ल्ड क्लास असिस्टेड लिविंग, दैट इज दो जापानीज मॉडल के ऊपर है, टू अट्रैक्ट ग्रे नोमैड्स ऑफ द वेस्ट, है ना। तो जो वेस्ट के जो ग्रे नोमैड्स हैं वो यहाँ पे आके काम कर सकें। कि असिस्टेड लिविंग का मतलब होता है कि आपको केवल रहना खाना पीना, जो बूढ़े लोग हैं जैसे जापान के अंदर जो 85-90 प्लस के जो लोग हैं, है ना, उनको सरकार क्या कहती है, उनको सरकार कहती है आप घर बार छोड़ के इस आइलैंड पे रहने आ जाइए। ओकिनावा आइलैंड करके है बच्चों वहां पे, तो वहां पे आप रहने आ जाइए। तो वहां पे अब बुढ़ापे में पैसे कमाने का तो कोई जुनून है नहीं। आप किस लिए जी रहे हैं, केवल खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, मजाने लाइफ करने के लिए। तो सरकार कह रही है वो सब हम आपको देंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको जो खाना है, जो पीना है, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग एवरीथिंग वी विल गिव यू, नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। आप केवल और केवल आप रहिए यहाँ पे और अपने जो उम्र आपकी बची है, जितनी भी आयु आपकी बची है, आप खुल के जिए। तो केरला जो है ये असिस्टेड लिविंग के लिए भी एक मॉडल बन सकता है, राइट। देन ऑथर कहते हैं कि केरला कैन बिकम द हब फॉर प्रिसिशन मेडिसिन एंड मेडिटेक, है ना, लेवरेजिंग इट्स डाइवर्स जेनेटिक एडमिक्सचर, दैट इज द्रविडियन, आर्यन, अरब, यूरोपियन। केरला कैन एस्टेब्लिश अ जीन वैली फॉर प्रिसिशन मेडिसिन अकिन टू द आइसलैंड। आइसलैंड में भी ऐसा ही प्रिसिशन मेडिसिन करके कंसेप्ट वहां पे लिया गया है। तो आइसलैंड एक बहुत बड़ा हब है ऐसी जीन वैली के नाम से। तो केरला भी जीन वैली को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। फर्दरमोर, by utilizing institute like Sri Chitra Tirunal Institute, the state can emulate Costa Rica to manufacture high value medical components, that is stents, surgical robots, rather than importing them, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोस्टा रिका के साथ मिलकर हम हाई वैल्यू मेडिकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो बुढ़ापे में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जैसे सर्जिकल रोबोट्स हैं, स्टेंट्स हैं, क्योंकि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टेंट्स, सर्जिकल रोबोट्स, इनको इंपोर्ट करने की जगह हम कोस्टा रिका के जैसे वहां पे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। कोस्टा रिका में भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, राइट। देन आयुर्वेदा एज अ क्योर, आयुर्वेदा मस्ट बी एलिवेटेड फ्रॉम द वेलनेस रिट्रीट टू अ साइंटिफिकली वैलिडेटेड क्योर, मिररिंग हाउ चाइना ग्लोबलाइज्ड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम। चाइना ने अपने टीसीएम को, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को कैसे ग्लोबलाइज किया, वैसे हमें आयुर्वेदा को भी ग्लोबलाइज करने की जरूरत है, ऑथर ऐसा कहते हैं। देन ऑथर अपने आखिरी आर्गुमेंट में कहते हैं कि भाई हाई टेक एग्रीकल्चर इन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, विथ 5679 स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बट लिमिटेड एरेबल लैंड। केरला मस्ट अडॉप्ट द डच मॉडल ऑफ ग्लास हाउस फार्मिंग, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों ये एडिटोरियल। केरला जो है ये डच मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए ग्लास हाउस फार्मिंग के लिए। सो फोकस मस्ट शिफ्ट to climate resilient crops like saline tolerant pokkali rice and the vertical extraction of high value spice oleoresins to maximize revenue per square inch। तो हमें जैसे डच में भी सेम चीज है कि हमारे पास जो डच के पास भी एरेबल लैंड यानी कल्टीवेबल लैंड जहां पे खेती कर सकते हैं, है ना, फार्मिंग लैंड जो है ये ज्यादा नहीं है, लिमिटेड ही है, राइट। क्योंकि टोपोग्राफी, जियोग्राफी इस चीज को लिमिट करती है। तो जिस तरह से डच ने अपने ग्लास हाउस फार्मिंग की है वैसे हमें भी ऐसा कुछ मॉडल यहाँ पे अपनाना चाहिए। डिपेंड्स ऑन हाउ आवर जियोग्राफिकल कंडीशंस आर। तो हमें इस मॉडल को अपनाना चाहिए ताकि हम
मैक्सिमाइज कर सके हमारे रेवेन्यू पर स्क्वायर इंच मॉडल को, राइट। तो हाईटेक एग्रीकल्चर इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज द नीड ऑफ द आवर इन केरला, राइट। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज बाय द ओशन साइड, है ना। ऑथर अपने सेकंड आर्गुमेंट में कहते हैं कि अगर ओशन के साइड में केरला है, आपको पता है कि इंडिया के बिल्कुल एंड में यहाँ पे आप लोगों के केरला है, तो क्या ओशन के साइड में कोई ऑप्शंस हैं? यस, डेफिनेटली देयर इज। सबसे पहला है ब्लू इकोनॉमी। केरला मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम हंटर गैदरर्स ऑफ द सी टू मरीन फार्मर्स, है ना। हमें टर्म जो है वो क्या देना होगा, मरीन फार्मर्स देना होगा। एम्यूलेटिंग नॉर्वे, द फोकस शुड बी ऑन सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर, एंड एक्सट्रैक्टिंग फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम मरीन एल्गी एंड साइंटिफिक डीप सी फिशिंग। तो डीप सी फिशिंग एंड साइंटिफिक डीप सी फिशिंग एज वेल एज जो मरीन एल्गी है उससे कैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कैसे फायदा पहुंच सकता है, इसके ऊपर कई सारे रिसर्च और कई सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसको केरला क्या कर सकता है, लेवरेज कर सकता है। हाल ही में खुला विंजिंगम पोर्ट जो है वो एक ग्लोबल एंकर की तरह काम कर सकता है। किसके लिए? केरला के लिए एक ग्लोबल एंकर के लिए काम एंकर की तरह काम कर सकता है। विंजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट मस्ट ट्रांजेंट बीइंग मियर ट्रांजिट पॉइंट, है ना, मॉडल्ड आफ्टर सिंगापुर। इट शुड इट शुड बिकम अ लॉजिस्टिक सिटी फॉर वैल्यू एडिशन। आपने देखा होगा कि सिंगापुर एक सिटी भी है और एक कंट्री भी है, लेकिन वो उसकी जो जीडीपी है इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर कोई एफडीआई भेजता है तो वो सिंगापुर भेजता है। तो बेस्ड ऑन सिंगापुर, जैसे सिंगापुर के अंदर एक पोर्ट है जिसने सिंगापुर की पूरी इकोनॉमी को बदल डाला, वैसे ही विंजिंगम पोर्ट भी पूरे केरला की हेल्थ और वेल्थ को बदल डाले। ऐसा हमें एक लॉजिस्टिक सिटी के रूप में विंजिंगम को डिफाइन करना है, जहां पे वैल्यू एडिशन, रिफाइनिंग एंड रीपैकेजिंग बहुत अच्छे से हो सके। फर्दर मोर, लेवरेजिंग सोलर एंड विंड पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ग्रीन अमोनिया कैन पोजिशन द पोर्ट एज द गैस स्टेशन ऑफ द इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का गैस स्टेशन बना सके, ऐसा हमें करना है, जैसे चिली ने किया था। चिली मॉडल इसी के ऊपर काम करता है और वो पूरी दुनिया में गैस या ग्रीन अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। तो हमें भी उस तरह से काम करना है। ऑथर कहते हैं कि हमें जो है वेटलेस इकोनॉमी की तरफ केरला को ले जाना है। वेटलेस इकोनॉमी का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, वेटलेस इकोनॉमी मतलब कि कई बार हम लोग क्या देखते हैं ना कि अरे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा, है ना, बिरला, अडानी, अंबानी ने हमारे यहाँ पे या सेमीकंडक्टर को इंडस्ट्री खुली, तो हमें क्या लगता है, हैवी इंडस्ट्री अगर खुले तो लगता है कि वही ग्रोथ है। लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो वेटलेस लगती है लेकिन उसमें पोटेंशियल बहुत हाई होता है, वो उससे उसको बोलते हैं वेटलेस इकोनॉमी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कि रिसेंटली वेटलेस इकोनॉमी सीन इन द न्यूज, इसका क्या मतलब है, राइट। सो हैवी इंडस्ट्री इज इकोलॉजिकली अनवायबल, वहां पे हैवी इंडस्ट्री नहीं खोली जा सकती गिवन द टोपोग्राफी एंड जियोग्राफी। द फ्यूचर इज इन दी हाई इंटेलेक्ट एंड लो फुटप्रिंट सेक्टर्स। ध्यान रखना, वेटलेस इकोनॉमी की परिभाषा है हाई इंटेलेक्ट एंड लो फुटप्रिंट सेक्टर। लो फुटप्रिंट मतलब ज्यादा वहां पे जो है एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय किए बिना आप वहां पे अगर कोई इंडस्ट्री खोल सके तो इसको कहते हैं लो फुटप्रिंट सेक्टर। और हाई इंटेलेक्ट सेक्टर है, जैसे पहला है स्पेस एंड डिफेंस, जैसे कैपिटलाइजिंग ऑन द लिगेसी ऑफ वीएसएससी, एलपीएससी एंड आईआईएसटी। तिरुवनंतपुरम can become a commercial space coast for nano satellites। छोटी छोटी सैटेलाइट के लिए एक स्पेस कोस्ट की तरह काम कर सकता है। तिरुवनंतपुरम इज अ कोस्टल सिटी, तो ये स्पेस कोस्ट की तरह काम कर सकता है। एडवांस मटेरियल की बात करें तो सॉरी बच्चों, थोड़ा फीलिंग बिट अंडर द वेदर। यूटिलाइजिंग रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे ilmenite, monazite found on the Kerala coast. The state can build a India's innovation center for graphene to build a microchip and superconductor hub like Manchester's Graphene City.
तो जैसे मैनचेस्टर की ग्राफिन सिटी है, वैसे हम जो हैं क्या कर सकते हैं, केरला के अंदर भी हम ग्राफिन सिटी बना सकते हैं, जहां पे मोनेजाइट सैंड या इल्मेनाइट सैंड्स जो हैं ये मिलते हैं, तो हम इनोवेशन सेंटर बना सकते हैं इन चीजों के लिए। ठीक है। फिर फिनटेक एंड आर्बिट्रेशन की अगर बात करें, तो केरला शुड एस्टैब्लिश अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर ग्लोबल फिनटेक सेंटर, जैसे दुबई का DIFC जो है ना, दुबई इंटरनेशनल फिनटेक सेंटर जैसा है, वैसे हम लोग भी एक रेगुलेटरी सेंटेक सैंडबॉक्स बना सकते हैं, ताकि हम लोकेशंस जैसे है ना कुमारकोम को एक इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन सेंटर के तरह लेवरेज कर सकें। तो फिनटेक एंड आर्बिट्रेशन के तरह भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, जैसे दुबई यूज करता है वैसे केरला को भी इसमें यूज किया जा सकता है। ठीक है। ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं द चेंज बिगिंस हियर, है ना। ऑथर कहते हैं कि भाई जब हम क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करते हैं, तो केरला कैन यूटिलाइज इट्स वाइब्रेंट सिनेमा कल्चर to become the post-production VFX back office for the global studios, positioning itself as the Montreal of Asia। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों, ये वर्ड्स बहुत ध्यान रखना बच्चों। मॉन्ट्रियल जो है वो दुनिया का ऐसा ही कहा जाता है कि जहां पे VFX और पोस्ट प्रोडक्शन ऑफिसेस बहुत अच्छे हैं मॉन्ट्रियल के अंदर, तो हम भी मॉन्ट्रियल ऑफ एशिया बन सकते हैं। देन हेरिटेज लग्जरी की बात करें, तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक अर्नामुल कन्नड़ी Balamampuram handlooms and Kasavu saris must be elevated from tourist curiosities to the global sustainable luxury couture वाया डेडिकेटेड केरला डिजाइन इंस्टीट्यूट। तो केरला डिजाइन इंस्टीट्यूट्स बना के हमें इसे ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना चाहिए, राइट, है ना। हमें क्लाइमेट रेजिलियंस को भी एक्सपोर्ट करने का काम करना चाहिए, जैसे लाइक द डच एक्सपोर्टिंग वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, केरला कैन टर्न इट्स क्लाइमेट वनरेबिलिटी इनटू एसेट बाय एक्टिंग एज अ लिविंग लैब that exports low cost disaster resilient infrastructure and flood resistant housing to the ट्रॉपिकल वर्ल्ड। तो अदर ट्रॉपिकल वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, वहां पे हम लोग क्या करें, हम लोग क्लाइमेट क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना सकते हैं, लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, फ्लड रेजिस्टेंट हाउसिंग कैसे बना सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस हम बना बना के दुनिया को बेचेंगे, तो केरला को ओवरऑल बहुत फायदा पहुंचेगा, और केरला को फायदा पहुंचेगा तो नेचुरल सी बात है ओवरऑल इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। चलिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन पे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ केरला, है ना। पोक्कली इज अ यूनिक saline tolerant rice variety cultivated extensively in the coastal regions of Kerala. Yes, this statement is absolutely true. The coastal sands of Kerala are rich in ilmenite and monazite, which are critical resource for rare earth element. Yes, this statement is absolutely true. ठीक है। Then the Winsingham International Seaport is designed to operate as a major deep water, is considered as the, just a second बच्चों, I think there is a uh, okay, है ना, is as a major deep water container transshipment hub. Yes, this statement is also absolutely true. So पूछा है how many of the correct statement are correct? All three are correct. So correct answer is C is the correct answer. ठीक है। मेंस के क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। Examine how small ecologically fragile coastal regions can leverage global models of high-tech agriculture and blue economy to ensure sustainable economic growth, taking Kerala as the case study। केरल को एक केस स्टडी के रूप में लेते हुए जांच करें कि कैसे छोटे पारिस्थितिक रूप से नाजुक तटीय क्षेत्र टिकाऊ आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए उच्च तकनीक कृषि और ब्लू इकोनॉमी के वैश्विक मॉडल का लाभ उठा सकते हैं। राइट, ये GS 1 और 3 से रेलेवेंट क्वेश्चन है। 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स का सवाल है। अगर आप अपना आंसर लिखते हैं बच्चों, तो बेझिझक आप अपना आंसर iasarambh@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पे आपके आंसर का फ्री इवेल्युएशन 2 आवर्स के अंदर अंदर करके
विथ प्रोज एंड कॉन्स हम आपको वापस आपके आंसर्स भेजते हैं ताकि आपके मेंस के प्रिपरेशन और अच्छे से चल सके। चलिए आज के आखिरी एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल लॉ इज नॉट डेड, इट रूल्स में स्टे रेजिलिएंट, है ना। इंटरनेशनल लॉ मरा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, वेनेजुएला, इन सब के जो ये इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो इनके बाद भी इंटरनेशनल लॉ मरा नहीं है। इसके जो रूल्स हैं वो आज भी कामगर हैं, ऐसा ऑथर का कहना है ना। तो इसको प्रभाष रंजन जो है उन्होंने ये लिखा है। डिस्कस करते हैं ऑथर क्या कहते हैं। देखिए, recent geopolitical conflicts, that is Russian invasion of Ukraine, military actions in Gaza by Israel, interventions in Venezuela by USA, have led international relation scholars to prematurely declare the death of global rule based order. However, author कहते हैं कि while the fundamental norm prohibiting the threat or use of force is under severe stress due to rising populist authoritarianism, the broader multifaceted framework of the international law continues to silently and effectively govern global trade, environmental sustainability, and human rights. Pronouncing its death is an intellectually lazy perspective that inadvertently एम्पावर्स ग्लोबल बुलीज, है ना। जानबूझकर आप ये कह रहे हैं कि भाई रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म हो चुका है, तो आप जो ग्लोबल बुलीज हैं उन्हें और ज्यादा आप ताकत दे रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं पहला आर्ग्यूमेंट। ऑथर कहते हैं द यूज ऑफ फोर्स, है ना। नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क की बात करें, द प्रोहिबिशन ऑन द थ्रेट और द यूज ऑफ फोर्स इज एंश्राइंड इन आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स ऑफ ब्रीच की अगर बात करें, तो स्कॉलर्स लाइक थॉमस फ्रैंक डिक्लेयर्ड दैट दिस आर्टिकल डेड एज अर्ली एज 1970 ड्यू टू कोल्ड वॉर राइवलरीज, decades of conflicts including the Soviet Afghan war, Gulf war, and the interventions in Syria, Iraq, Libya have battered but not destroyed this framework। ये बात ठीक है कि ये ऊपर नीचे हुआ है, इसका यूज किसी ने किया है किसी ने नहीं किया, लेकिन ये फ्रेमवर्क डिस्ट्रॉय तो नहीं हुआ है ना। पहले भी तो ऐसे युद्ध देखे गए हैं, राइट। देन ऑथर कहते हैं कि भाई देयर इज अ टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इंटरनेशनल लॉ रिमेन्स द सोल फ्रेमवर्क compelling the powerful nations to justify their conduct, providing the powerless with the semblance of agency। के जो powerless है उसको एटलीस्ट इतना सा तो भरोसा है कि कोई तो एजेंसी है जो हमारे बारे में सोच रही है, राइट। अब इसकी बात करें तो शिफ्ट इन जस्टिफिकेशन, राइट। तो what is the shift in the justification? Previously, hegemons like US in 1990s and 2000 expanded legal interpretations like self-defense to justify military action, leaving room for deliberation. Today, the rise of populist authoritarianism has replaced the legal justification with brazen imperial designs, जैसे US action regarding Venezuelan oil। This brazenness is true threat to the global order। तो ये चीज जो है कि पहले जो है ये चीज कहते तो थे कि भाई जो सेल्फ डिफेंस जो है ये मिलिट्री एक्शन को जस्टिफाई करती थी, पर लेकिन आज तो वो जो भूरे बाल वाले फूफा जी हैं वो साफ साफ कह देते हैं कि हाँ भाई हमने यूएसए के ऊपर एक्शन लिया था क्योंकि वेनेजुएला जो है वो चाइना के पास जा रहा था, तो इसलिए हमने ये वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर लिया, वहां के प्रेसिडेंट को हमने बटोर लिया। तो ये ग्लोबल ऑर्डर को एक तरह से थ्रेट है, ठीक है। चलिए ऑथर अपने सेकंड आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि वी शुड लुक बियॉन्ड द यूज ऑफ फोर्स, है ना। एक डाइवर्स इकोसिस्टम जो हमने बनाया था, इट इज अ मिस्टेक टू इक्वेट ऑल ऑफ द इंटरनेशनल लॉ सोलली विद द यूएन चार्टर, है ना। केवल यूएन चार्टर से हमें इक्वेट करना ये एक मिस्टेक होगी, है ना। अगर ऑथर कहते हैं कि भाई फ्लरिशिंग सोशल फिनोमिना की बात करें, तो ओवर द पास्ट 8 डेकेड्स इंटरनेशनल लॉ हैज वास्टली एक्सपेंडेड टू गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे WTO, foreign investment, civil aviation, maritime resources, outer space, climate change, and chemical and biological weapons. Or almost all the countries, almost all the countries have abide by these international laws. These international laws। ये सबसे अच्छी बात है कि किसी ने भी इसको जानबूझकर तोड़ने का काम नहीं किया है, राइट। देन ऑथर अपने कंक्लूडिंग रिमार्क में कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ होता है ना वो बहुत साइलेंटली काम करता है, वो नॉइस नहीं करता है। जैसे
continuous treaty making. Diplomacy and law making remains robust, evidenced by ongoing negotiations like India-EU Free Trade Agreement and signing of High Seas Treaty for Marine Biodiversity and Pandemic Agreement जो ये साइन किए हैं। तो डिप्लोमेसी जो है ना और जो लॉ मेकिंग है ना ये रोबस्ट है इन सब चीजों की वजह से। देन ऑथर कहते हैं कि भाई जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना उसका जुडिशलाइजेशन होने जा रहा है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑपरेट अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। ग्लोबल बॉडीज लाइक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड रीजनल वंस लाइक अफ्रीकन कोर्ट ऑन ह्यूमन एंड पीपल्स राइट सक्सेसफुली रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स, जो न्यूज में नहीं आता है लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स हैं एक कंट्री के बीच किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच, उसको ये खत्म करता है, उसको रिजॉल्व करता है। जो इंटरनेशनल लॉ है ना इसे साइलेंट इनेबलर कहा गया है। इंटरनेशनल लॉ ऑपरेट्स सीमलेसली बिहाइंड द सीन्स टू अलाउ global communication networks and the cross border movements of the goods and the people. The existing liberal international law order must be actively defended rather than abandoned in the face of the rogue authoritarian regimes. हमें जो है इसे डिफेंड करने की जरूरत है, अबेंडन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑथर का कहना है। चलिए आपके मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। एंड एसेस द रोल ऑफ जुडिशलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड मॉडर्न ट्रीटी मेकिंग in the sustaining the global rule based order amid the decline of traditional multilateralism. पारंपरिक बहुपक्षवाद के पतन के बीच वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के न्यायीकरण और आधुनिक संधि निर्माण की भूमिका का आकलन करें। जीएस पेपर 2 से संदर्भित बहुत अच्छा सवाल है। 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स में आपको लिखना है। अगर आपने अपना आंसर लिखा है तो आप बेझिझक अपना आंसर iasrham@gmail.com पे भेज दीजिए, जहां पर अगले 2 घंटे के अंदर अंदर आपके आंसर का फ्री इवैल्यूएशन करके विद प्रोज एंड कॉन्स हम आपको आपके आंसर वापस भेजते हैं, ताकि आपको आपके मेंस का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल सके। राइट, सो आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का दिन बहुत ही अच्छा हो, खूब मन लगा के पढ़िएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम इसी तरह से इंफॉर्मेटिव क्लासेस आप लोगों के लिए बना सके। मैं मिलूंगा आपसे कल वापस इसी समय, तब तक के लिए शुभ दिन हो आप सभी का। खूब मन लगा कर पढ़िए। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस। बाय बाय।